जिससे कि तुम रातों रात सुपरस्टार बन जाओगी। उसके लिए बस तुमको ये करना होगा, तुमको अपने पूरे कपड़े उतार कर बैठना होगा। तो वो ज़बरदस्ती मेरे कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा था। यह घटना है झारखंड प्रदेश के रांची शहर की। टैगोर हिल्स के एक फ्लैट में 22 साल की लड़की आलिया रहती थी। वैसे तो रहने वाली कोलकाता की थी, लेकिन यहाँ रांची आने के बाद अपना नाम बदलकर आलिया रख लेती है। वो अपने आधार कार्ड पर भी नाम चेंज करवा ईसा आलिया रख लेती है। मैं इस सच्ची कहानी में उसे उसके ओरिजिनल नाम रिया नाम से ही संबोधित करूंगा। रिया बचपन में ही फिल्मी दुनिया में जाने का सपना देख लेती है। वह खुद पर बहुत मेहनत करती है ताकि वो हॉट और बोल्ड दिख सके, लेकिन घर की माली हालत ठीक ना होने की वजह से वह हीरोइन बनने के लिए ट्रेनिंग नहीं ले पाती थी। इसलिए वह टीवी पर ही कलाकारों को देखकर एक्टिंग करना शुरू कर देती है और एक दिन वह अपनी ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है जो रातों रात वायरल हो जाती है और एक से एक कई भाषाओं में एल्बम के ऑफर आने शुरू हो जाते हैं। और यही रीजन था जब रिया अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए बंगाल को छोड़ देती है और झारखंड फिल्म इंडस्ट्रीज में पहुंच जाती है, क्योंकि उसे सबसे बड़े ऑफर झारखंड बिहार में बनने वाले एल्बम से ही आए थे। रिया खुश हो जाती है। फिर रिया रांची पहुंचती है और अपना नाम बदलकर ईसा आलिया रख लेती है और फिर झारखंड प्रदेश में कई सारी भाषाओं में एल्बम बनाती है। एक दिन आलिया की मुलाकात प्रकाश अलबेला से होती है। प्रकाश जो झारखंड फिल्म इंडस्ट्रीज का बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर है। प्रकाश के साथ रहकर ईसा कई सारे एल्बम के साथ साथ फिल्में भी बनाती है, लेकिन दोनों में दोस्ती होती है और बहुत जल्दी यह दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों में एज गैप भी ज्यादा था, लेकिन बोलते हैं ना, प्यार कुछ नहीं देखता। उसके बाद ईसा आलिया यानी रिया और प्रकाश शादी कर लेते हैं और टैगोर हिल्स में रहना शुरू कर देते हैं। शादी के 1 साल बाद वह एक बच्ची को जन्म देती है। फिर एक दिन ईसा अपने पति प्रकाश से कहती है कि मुझे कोलकाता पापा से मिलने जाना है। तो प्रकाश कहता है कि मैं एक बहुत बड़ा फिल्म का प्रोजेक्ट ले चुका हूँ, जैसे ही काम खत्म हो जाएगा हम सब साथ कोलकाता चलेंगे। इस पे आलिया कहती है कि मैं पिछले कई महीनों से तुमसे कह रही हूँ कोलकाता जाने के लिए, लेकिन तुम्हारा कभी काम ही खत्म नहीं होता। फिर प्रकाश मान जाता है और तुरंत कोलकाता जाने के लिए तैयार हो जाता है। 27 दिसंबर 2022 को रात के करीब 11 बजे प्रकाश, उसकी पत्नी ईसा और 2 साल की बच्ची अपने ही कार में सवार होकर कोलकाता के लिए रवाना होते हैं। लेकिन अगली सुबह आलिया अपने घर पर नहीं पहुंचती। दरअसल रास्ते में एक ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से आलिया हमेशा के लिए दुनिया को छोड़कर चली जाती है। फिर प्रकाश जो उसका हस्बैंड था, आलिया की डेड बॉडी को लेकर हावड़ा जिला के बगनान थाने में सुबह के 8 बजे के आसपास पहुंचता है। अपनी बच्ची को गोद में लेते हुए कार से बाहर निकलता है। पुलिस वाले प्रकाश अलबेला को देखते ही पहचान लेते हैं और जैसे ही पूछताछ करना शुरू करते हैं, प्रकाश अलबेला रोना शुरू कर देता है और कहता है, साहब मेरी गाड़ी की डिग्गी में मेरी पत्नी ईसा आलिया की डेड बॉडी पड़ी है। पुलिस वाले प्रकाश से पूछते हैं कि साहब बताओ क्या हुआ है और कैसे हुआ। फिर प्रकाश बताता है कि रात की करीब 11 बजे मैं, मेरी पत्नी ईसा और मेरी 2 साल की बच्ची अपने ही कार में झारखंड प्रदेश से कोलकाता के लिए रवाना हुए। लेकिन जैसे ही सुबह के 6 बजे के आसपास कोलकाता के सूर्या ब्रिज से आगे पहुंचा, उस वक्त मेरी पत्नी मेरे बगल के सीट पर बच्ची को गोद में लेकर सो रही थी। मुझे बाथरूम महसूस हुआ। मैंने गाड़ी को रोड के किनारे खड़ा कर दिया और मैं बाथरूम करने लगा। तभी पीछे मुड़कर देखा कि मेरी गाड़ी में लगभग 3 व्यक्ति शीशे के माध्यम से अंदर झांक रहे थे। तुरंत ही मैं गाड़ी के पास भागा आया और उनसे पूछताछ करने लगा, लेकिन तीनों बदमाशों ने मेरे साथ झगड़ा और मारपीट करना शुरू कर दिया। शोर सुनकर मेरी पत्नी आलिया भी गाड़ी से बाहर निकली और मुझे बचाने की कोशिश करने लगी। तुरंत ही उसमें से एक बदमाश ने अपनी जेब से एक रिवॉल्वर निकाली और मेरी पत्नी के ऊपर तान दी और बोला कि तुम गाड़ी में चली जाओ। लेकिन मेरी पत्नी मुझे छोड़कर कैसे जा सकती थी, इसलिए बदमाशों ने तुरंत ही उस रिवॉल्वर से मेरी पत्नी के सर पर गोली चला दी और फिर तीनों मौके से फरार हो गए। मैं किसी भी तरीके से अपनी पत्नी को उठा करके अपनी गाड़ी में पिछली सीट पर रखा और गाड़ी को तेज रफ्तार में वहां से भगाते हुए लगभग 3 किलोमीटर आगे STC मेडिकल कॉलेज में लेकर पहुंचा। लेकिन डॉक्टर ने मेरी पत्नी को मृत घोषित कर दिया।
उसके बाद मैंने सोचा कि इसकी सूचना जल्द पुलिस को देना चाहिए, इसलिए वह अपनी पत्नी की डेड बॉडी को लेकर सीधे पुलिस थाने पहुंच गए। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले प्रकाश को उसी ब्रिज पर लेकर जाती है जहां पे प्रकाश की झड़प उन अपराधियों से हुई थी। जैसे ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचती है, प्रकाश गाड़ी रुकवाता है और अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और कहता है कि उन बदमाशों ने यहीं पे मेरे साथ झड़प की थी। पुलिस घटनास्थल की बड़ी बारीकी से मुआयना करना शुरू कर देती है। उस घटनास्थल पर घास और वहां के जंगल बिल्कुल नेचुरल तरीके से था, कोई ब्लड वगैरह वहां था ही नहीं। यानी कि वहां पे स्थिति देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यहाँ पे किसी के साथ कोई झड़प हुई थी। अब यहीं से कहीं ना कहीं पुलिस वालों का प्रकाश के ऊपर ही शक चला जाता है। अब पुलिस प्रकाश को लेकर मेडिकल कॉलेज में पहुंचती है। फिर वहां जो पुलिस को पता चला, इसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या हुआ आगे बताने से पहले आपको बता दूं कि इस डॉक्यूमेंट्री के अंत में कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है जो जरूर सुनिएगा। खैर, यहाँ पर हॉस्पिटल में पुलिस डॉक्टर से पूछताछ करती है कि सुबह के 6 बजे के आसपास क्या कोई महिला आई थी जिसके सर पर गोली लगी हुई थी। इस पर डॉक्टर कहते हैं कि ऐसी कोई भी महिला नहीं आई थी। सिविल सर्जन ने कंफर्म करने के लिए पुलिस को सारी सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई, लेकिन प्रकाश और उसकी पत्नी सीसीटीवी में कहीं नहीं दिखी। पुलिस वालों को कहीं ना कहीं कंफर्म हो चुका था कि शायद प्रकाश सब कुछ झूठ बोल रहा है। पुलिस तुरंत ही प्रकाश को लेकर थाने पहुंच जाती है। इधर पुलिस आलिया के पिता को भी थाने आने को कहती है। जब ये लोग वापस थाने पहुंचते हैं, उस वक्त तक ईसा आलिया के पिता धनोखी राणा भी वहां पहुंच चुके थे। पुलिस अब आलिया के बारे में पूरी कहानी उसके पिता धनोखी राणा से बताती है। इसे सुनकर वो रोते हुए कहते हैं कि साहब, प्रकाश सब कुछ झूठ बोल रहा है, बल्कि मेरी बच्ची की हत्या उसके पति प्रकाश ने ही की है। पुलिस वालों को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हैं। आगे पुलिस धनोखी राणा से कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि इसने ही आपकी बेटी को खत्म किया है। इसमें धनोखी राणा कहता है कि साहब, मेरे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन प्रकाश ने मेरी बच्ची के साथ धोखा किया। प्रकाश ने मेरी बच्ची को प्यार के जाल में फंसाकर शादी की, जबकि प्रकाश पहले से शादीशुदा था। उसकी पत्नी का नाम शारदा है और उसके ऑलरेडी 2 बच्चे भी है और उसका बहुत सारी लड़कियों के साथ अवैध संबंध है। मेरे घर की माली हालत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मेरी बच्ची बीच बीच में कुछ पैसा भी मुझे भेजती थी। लेकिन एक दिन जब प्रकाश को मालूम चला कि मेरी बच्ची मुझे पैसा भेजती है, इस बात पे प्रकाश ईसा के साथ बहुत मारपीट किया था। मेरी बच्ची मुझसे मिलना भी चाहती थी, लेकिन प्रकाश कभी भी उसे लेकर आना नहीं चाहता था। तब स्थानीय पुलिस प्रकाश के घर जाती है तो उसके घर के बेड की चादर पर देखती है कि खून लगा हुआ है। अब पुलिस बिल्कुल कंफर्म हो जाती है। इधर प्रकाश के पास कोई रास्ता नहीं बचा था और तुरंत अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है कि वह झूठ बोल रहा था। अब पुलिस प्रकाश से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। दरअसल प्रकाश जब पहली बार ईसा को देखता है, उसकी खूबसूरती को देखकर वह फिदा हो गया था और तुरंत ईसा को अपनी टीम में शामिल कर लिया। प्रकाश कई सारे एल्बम ईसा को ऑफर करता था, कई सारे फिल्में भी ऑफर करता था और इसी दरमियान प्रकाश जब ईसा से मुलाकात करता है तो उसे ढेर सारे महंगे गिफ्ट देता है और ढेर सारे पैसे भी खर्च करता है। आलिया को भी समझ में आ जाता है कि प्रकाश उसे पसंद करने लगा है और फिर ईसा और प्रकाश शादी कर लेते हैं। लेकिन प्रकाश अपनी पहली पत्नी के बारे में ईसा से कुछ नहीं बताता, यानी उस बात को छुपा कर रखा था और शादी करने के बाद इसी टैगोर हिल्स में एक किराए का फ्लैट लेता है। फिर प्रकाश की एक बच्ची हो जाती है, लेकिन कुछ ही दिन के बाद प्रकाश की पहली पत्नी शारदा को मालूम चल जाता है कि उसने तो एक और शादी कर ली है। फिर शारदा अपने पति के ऊपर दबाव देना शुरू कर देती है और कहती है कि इस आलिया को छोड़ दो। ईसा अपना समय बच्ची की देखभाल में लगाती थी, इसलिए अब इंडस्ट्रीज में काम नहीं कर रही थी। प्रकाश भी आलिया से बोर हो चुका था। जब शारदा प्रकाश के ऊपर दबाव डालना शुरू करती है तो प्रकाश अक्सर आलिया के साथ में मारपीट करना शुरू कर देता था, लेकिन आलिया अपनी बच्ची का चेहरा देखकर प्रकाश का साथ नहीं छोड़ती थी। प्रकाश को भी लगता है कि इतना परेशान करने के बावजूद भी ईसा आलिया उसके जीवन से नहीं जा रही, इसलिए अब प्रकाश तंग होकर इस आलिया को अपने जीवन से ही हटाने का प्लान बना लेता है।
फिर 27 दिसंबर 2022 को आलिया जब कोलकाता अपने पिता से मिलने जाने के लिए कहती है, प्रकाश भी वहां ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर होटल से खाना लेकर आता है और 7 बजे आलिया को खाना खिलाकर कहता है कि हम सो जाते हैं। रात के करीब 11 बजे हम रवाना होंगे क्योंकि रात में रोड फ्री रहती है। आलिया भी प्रकाश की बातों में हामी भर देती है, भरोसा कर लेती है, खुशी खुशी खाना खाती है और तुरंत खाना खाकर सो जाती है। लेकिन जैसे ही आलिया गहरी नींद में सोती है, प्रकाश अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालता है और नींद में ही ईसा आलिया के सर में अपने ही घर के अंदर बेड पे गोली चला देता है, जिसकी वजह से आलिया की घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। फिर रात के 11 बजे आलिया की डेड बॉडी को लेकर प्रकाश अपनी गाड़ी के बगल वाली सीट में बेहतर तरीके से बिठाता है, ताकि देखने पर किसी को भी लगे कि आलिया बेहतर तरीके से अपने सीट पे सो रही है, और अपनी बच्ची को आगे की सीट पर बेबी सीटर पर बैठा देता है और रात के करीब 11 बजे रवाना होता है कोलकाता के लिए। ये पूरा साधन इसलिए बनाता है कि रास्ते में वो पुलिस वालों को सबूत पेश कर सके कि सीसीटीवी में कहीं भी अगर दिखाई देगा तो वो कह सके कि ईसा मेरे साथ सफर कर रही थी। जब ये पूरी कहानी प्रकाश पुलिस को बताता है तो पुलिस तुरंत उसे अपनी कस्टडी में ले लेती है और अंततः उसे कोर्ट के द्वारा जेल में कैद कर दिया जाता है। पुलिस अब यह भी देख रही थी कि इसमें प्रकाश की पत्नी शारदा का हाथ है या नहीं। आगे पता चला इसमें शारदा भी शामिल थी। खैर, आलिया के 2 साल की बच्ची को उसके नाना नानी को कस्टडी दे दी जाती है। लेकिन मैं यह पूछना चाहूंगा आपसे कि प्रकाश को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी या नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री में जाने के लिए लड़कियों को किस किस परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, क्या आपको पता है? संक्षिप्त में कुछ बातें बता देता हूं, इसे ज्यादा लंबा बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको याद होगा मी टू अभियान के बारे में तो सुना ही होगा। उस अभियान से ही पता चला कि बॉलीवुड में लड़कियों के साथ क्या क्या होता है। वैसे उस अभियान से राजनीति और उद्योग जगत की महिलाएं भी जुड़ी, लेकिन मुख्यतः बॉलीवुड की अभिनेत्रियां ही उससे ज्यादा जुड़ी थी। इससे पता चला कि कैसे लड़कियों को नाना पाटेकर या बूढ़े जवान डायरेक्टर्स के साथ शारीरिक शोषण झेलना पड़ता है, हर मर्द के साथ बिस्तर साझा करना पड़ता है। ये बात रिचा चड्ढा जैसी कई अभिनेत्रियों ने कही। एक महिला है, उसे कोई काम नहीं दे रहा था, एक दिन मिला तो भी उसे काम से निकाल दिया गया। अब उसे एक आदमी काम का ऑफर दे रहा था, लेकिन काम के बदले में क्या डिमांड कर रहा था वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अब महिला कहां जाए? इस इंडस्ट्री में प्रवेश करने के लिए ही उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। वो सोचेगी इतना संघर्ष करके यहां आई हूं, अब ऐसे कैसे यहां से चली जाऊं। ऐसे में काम के लिए महिला को उस मर्द के साथ सोना पड़ता है और उसके बाद भी ये कह नहीं सकते कि काम हमेशा मिलता रहेगा। अगर काम में जरा सी गलती हुई तो काम से बाहर हो जाएगी। पार्टियों में नशा करना पड़ता है, निर्देशक देखते हैं क्या महिला उनकी बात मान रही है। महिला को कहा जाता है अगर मेरे साथ रहना है, काम करना है तो मेरे तरीके से चलना होगा, नशा करना होगा, पार्टियों में छोटे कपड़े पहनने होंगे, और जब कभी पार्टी में कोई खास मेहमान मिल जाए तो महिला पर दबाव बनाया जाता है कि यह हमारे मेहमान हैं, आज रात इन्हें खुश कर दो, कल तुम्हें बढ़िया सा रोल मिलेगा। इसी संघर्ष में कई कलाकार काम करते करते फिल्मों से भटक कर नशे की इंडस्ट्री में तो कुछ गंदी फिल्म की इंडस्ट्री में चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, मीडिया भी नहीं बताता। यह मैसेज सब तक पहुंचाए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आप सतर्क रहे और सावधान रहे और औरों को भी रखे। धन्यवाद।